सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। सब बढ़िया हो? जीवन में सब बढ़िया चल रहा है? वो कभी नहीं चलता, लेकिन चीजें ठीक करके चलनी पड़ती है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके, लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट करके खुद को क्या सेंटर में चलना पड़ता है। जी कल हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? नहीं, मिड में ही होते हैं जनरली। हर मतलब सारे एग्जाम का ये है, मैंने आज तक जो भी देखे हैं 10 के बाद ही होते हैं, 10 से 20 के बीच में। ठीक है, जैसे अभी सीए में फाउंडेशन के एग्जाम है, या इसके भी 10 या 15 को स्टार्ट होंगे। सीए वाले बच्चों के इनके 12 को स्टार्ट होंगे। हाँ इनके भी कितनी तारीख से? अच्छा हाँ, उनके 21 से। तो या तो स्टार्टिंग में तो मैंने आज तक भी नहीं देखा, या तो मिड में होते हैं या लास्ट में होते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा पेनल्टी कितनी थी इसके अंदर? 3 से 7 साल तक। कौन से वाले एक्ट में थी ज्यादा? पूरा नाम क्या है इसका? ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट हो गया, मतलब पूरा याद हो जाएगा, अच्छी बात है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमने देख लिया था, इसमें एक होगी, अगर कोई इसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं तो कहाँ पे जाएगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ये नहीं हुआ था ना? अच्छा यहाँ पे देखिए, स्पेशल कोर्ट की सेम वही डेफिनेशन जो कहाँ पढ़ी थी हमने प्रीवियस चैप्टर में। क्या पढ़ा था वहां पे भी? सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके किसी भी सेशन कोर्ट को डेजिग्नेटेड कोर्ट बना सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शेल फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 designated one or more court of session as a special court or court for such area or areas of for such case or class or group of case age may be specified in the notification for trial of offense punishable under section 4। देखिए एक ट्रायल कोर्ट भी होता है, किसको बोला जाता है ट्रायल कोर्ट? यहाँ पे क्या लिखा? फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस। ट्रायल का मतलब होता है जो सबसे लोअर कोर्ट होता है ना, जहाँ पे सिर्फ ट्रायल होता है। ट्रायल का मतलब सबसे बेसिक जो एविडेंस होते हैं जहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल कोर्ट। और ट्रायल कोर्ट किसको बोलते हैं? लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट को ही ट्रायल कोर्ट बोला जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ अपील जाती है। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट कौन सा होता है सबसे लोअर कोर्ट? सेशन कोर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। हाँ, कोर्ट ऑफ सेशन, तो सेशन कोर्ट की बात हो रही है। अपील, अपील के लिए कहाँ जाओगे? अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। डायरेक्टर और एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे फाइल एन अपील विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे अपील से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन स्पेशल कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ जाएगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाएगा। और आगे और पढ़ेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी नहीं तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट के पास। सारे सब जगह हर एक्ट में यही लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। उस एक्ट में जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते, अपीलेट ट्रिब्यूनल बना हुआ रहता है, उसमें चल जाओ। वहां पे नहीं, वहां से सेटिस्फाई नहीं हो तो कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट के अंदर। सारे एक्ट में सेम लिखा हुआ है, तो सब में आपको ये बात रट लेनी है, मतलब याद ही रखनी है। Director or any person aggrieved by the any order made by the adjudicating authority may file an appeal with the appellate tribunal. A reporting entity agree with the decision of director। तो सबसे पहले अथॉरिटी हमने देखी थी ना, इसमें कौन कौन थी? डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर का कल पढ़े थे ना, बहुत सारे डायरेक्टर। ठीक है अदर, तो आपको सिर्फ डायरेक्टर नाम ध्यान रखना है, सबका नाम ध्यान नहीं रखना। पहले डायरेक्टर होता है, फिर किसके पास केस गया था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। इसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं तो कहाँ जा रहे हो? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। और इससे भी नहीं हो तो भी जाएंगे हाई कोर्ट के पास। तो क्या बोला गया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनी पर्सन अग्रीव्ड मतलब
अग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय का मतलब है जो पर्सन इस डिसीजन से इम्पैक्ट हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, आपने इसका मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट और एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। दैट मीन्स डायरेक्टर ने जो डिसीजन दिया था उसके डिसीजन से कोई भी डिससेटिस्फाई हो सकता है। अग्रीव्ड का मतलब या तो सेटिस्फाई होगा या डिससेटिस्फाई होगा। कौन? आपके तो बहुत मतलब बहुत बेसिक वर्ड नहीं पता है आपको। ये अग्रीव्ड तो हमने कितनी बार पढ़ लिया, वो तो मैंने आज ऐसे ही पूछ लिया आप लोगों से। पूछा आपने? देखिए डायरेक्टर का डिसीजन आया तो आगे केस किसके पास गया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। ठीक है, अब इस लाइन को वापस ठीक से पढ़ो। डायरेक्टर और एनी पर्सन अग्री बाय एन ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया, इसको यहां देखते। डायरेक्टर के बाद केस किसके पास गया था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। इसने कोई डिसीजन दे दिया। तो देखिए इसके डिसीजन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये वही डिसीजन देगा जो डायरेक्टर ने दिया था, या हो सकता है जो डायरेक्टर ने दिया था उसके अगेंस्ट में कुछ दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पैक्टेड पर्सन कौन हो गए, मतलब अग्रीव्ड पर्सन कौन हो गए इसके डिसीजन से? एक तो पर्सन खुद जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, कौन सा? PMLA का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। एक ये भी हो सकता है, क्योंकि ये बोल सकता है कि मैंने जो डिसीजन दिया था आपने इसके अगेंस्ट में दिया है, जबकि सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल थे कि ये पर्सन क्या है, इसके अंदर गिल्टी है, लेकिन इसने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डायरेक्टर ने जो बोला था उसके अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया। तो यहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन क्या हो गए? दो हो गए। अब बोला गया इसमें से जो भी सेटिस्फाई नहीं है, तो पर्सन भी डिससेटिस्फाई हो सकता है या डायरेक्टर भी डिससेटिस्फाई हो सकता है। किसके डिसीजन से? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से। तो इनमें से कोई भी कहाँ जा सकता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, डायरेक्टर खुद भी जा सकता है और जिस पर्सन पे केस चल रहा है वो भी जा सकता है। किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं? लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट में। अब वापस अगर आप यहां से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट के पास। ठीक है, may file an appeal with appellate tribunal. A reporting entity agree with the decision of director may also file an appeal with the appellate tribunal. और इसका टाइम क्या बोला गया है? विदिन 45 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन। अब देखिए कहीं पे आपका 60 आता है, कहीं पे 30 आता है, कहीं पे 45 आता है, तो आपको ध्यान ही नहीं रखता, एज प्रेस्क्राइब बाय द हाई कोर्ट या एक्ट ऐसे लिख देना है। ठीक है, appeal may be filed within 45 days from the date of communication of decision or order by director or adjudicating authority. Such time may be extended in case of sufficient cause. और अपील, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से डिससेटिस्फाई हो तो फिर कहाँ जा रहे हो? हाई कोर्ट में। और कितने दिनों में जा रहे हो? 60 डेज में जा रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, तो जब आपसे पूरा पूछा जाएगा ना कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस एक्ट में केस कैसे चलता है, तब आपको लिखना है पहले केस किसके पास गया था? डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर के बाद किसके पास गया है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गया। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो कहाँ जाएगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। और अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन सेटिस्फाई नहीं तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट के पास जाएगा। तो चार अथॉरिटी हो गई, कौन कौन सी? डायरेक्टर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट। ठीक है, नॉर्मल हर एक्ट में ECIPL में तो यही अथॉरिटी आती है। ठीक है, ये तो सेम रहती है, ये तीनों, ये चेंज हो जाती है कभी कभी। ठीक है, जैसे बेनामी प्रॉपर्टी में इसको क्या बोलता? इनिशिएटिंग ऑफिसर बोला था, यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टर बोल रहे हैं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। अब क्या कर रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका क्या कर रहे हैं? अटैचमेंट कर रहे हैं। क्या स्टार्टिंग में हम फाइनल अटैचमेंट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। किसी भी चीज पे जब डाउट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजनल अटैचमेंट करना। पहले होता है प्रोविजनल अटैचमेंट, फिर होती है इन्वेस्टिगेशन, फिर जब सफिशिएंट एविडेंस मिल जाते हैं तो फाइनल में क्या हो जाता है? फाइनल अटैचमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोविजनल अटैचमेंट, where the director or any officer not below the rank of deputy director authorized by him has reason to believe on the basis of material in his possession that
एनी पर्सन इज पोजेशन ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या बोला गया है, अगर एज ए डायरेक्टर मुझे किसी पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच करनी हो तो मेरे पास सफिशिएंट क्या होने चाहिए, कोज होने चाहिए। ऐसे कोई भी डायरेक्टर किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता। तो कौन कौन से होंगे, पहला तो क्या होना चाहिए, उस पर्सन के पास कोई पोजीशन होनी चाहिए, किसकी, प्रोसीड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, याद है आपको, क्या थी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब, किसी भी क्रिमिनल तरीके से आपने प्रोसीड्स अर्न करी हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे तरीके थे, जैसे एनडीपीएस के थ्रू करी हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू करी हो, या ड्रग्स के केसेस में करी हो, किडनैपिंग की करी हो, ठीक है, आर्म्स और एम्यूनेशन भी आपने इलीगल तरीके से ट्रैफिक की हो, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे और वहां से आपने कोई प्रोसीड्स को अर्न करा, उसको क्या बोलेंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो डायरेक्टर किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को तभी अटैच कर सकता है जो किससे अर्न की गई हो, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अर्न की गई हो। सच पर्सन हैज बीन चार्ज ऑफ हैविंग ओमिटेड एज शेड्यूल्ड ऑफेंस, कल ये भी देखा था हमने कि वो शेड्यूल ऑफेंस में कवर होना चाहिए। शेड्यूल में क्या क्या थे, वापस एनडीपीएस था, ब्राइबरी था, ट्रैफिकिंग था, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन था, ये सब थे शेड्यूल ऑफेंस। सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर लाइकली टू बी कॉन्सील्ड, और उसने क्या किया उस हाथ में, इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को छुपाने की कोशिश की हो, ट्रांसफर करने की कोशिश की हो, और डील विद एनी मैनर विच में रेसिस्टेंट फ्रस्ट्रेटिंग एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कॉन्फिस्केशन ऑफ सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो आपने जो भी पैसा कमाया हो, या तो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसे इस तरीके से आपने कॉन्फिस्केट किया है उसको कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही हो। तो अगर आपके पास ये तीनों रीजन अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो। और कौन करेगा, सबसे पहले डायरेक्टर करेगा। सच ऑफिसर मे बी इन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोविजनली अटैच सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, यहाँ पे सिर्फ 90 आएगा, ठीक है, को हटाओ, नॉट एक्सीडिंग 19 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द सेकंड शेड्यूल, इसको हटा दो, ठीक है। क्या लिखा होगा, डायरेक्टर प्रोविजनल अटैचमेंट कितने दिनों तक कर सकता है, मैक्सिमम 90 days तक। अब क्या करेगा डायरेक्टर, डायरेक्टर को हमने होलसेल अथॉरिटी नहीं दे रखी है, जब भी डायरेक्टर प्रोविजनल अटैचमेंट करेगा उसकी एक कॉपी किसको फॉरवर्ड करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। क्या बोलेगा कि मैंने इस पर्सन की प्रॉपर्टी को क्या किया है, प्रोविजनली अटैच किया है। द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर शेल इमीडिएटली आफ्टर अटैचमेंट, कौन सा अटैचमेंट है ये, प्रोविजनल अटैचमेंट, अंडर सबसेक्शन 1 फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अलोंग विद द मटेरियल इन हिज पोजेशन refer to in that subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope in the manner as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such order and material for period as may be prescribed। देखिए आपको भी यही लाइन लिखनी होती है जहाँ पे आपको पीरियड ध्यान नहीं देता है, क्या लिखनी होती है, सच पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब। जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से हाई कोर्ट के पास अपील में कितने दिनों में जा सकते हैं, 60 days में जा सकते हो। तो आपको 60 days याद नहीं है तो आप क्या लिखोगे, एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द अथॉरिटी, उतने टाइम में जा सकते हो। सीजेशन ऑफ अटैचमेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितने दिनों तक कर सकते हैं, 90 days तक। अगर 90 days में अथॉरिटी अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, जो अटैचमेंट किया था वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। सीज होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जिस भी पर्सन ने प्रॉपर्टी अटैच की थी उसे 90 days में प्रोसीडिंग्स पूरी करनी है, अगर नहीं करता तो उसे प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स मोर देन 90 days से आप उस प्रॉपर्टी को अटैच करके नहीं रख सकते। इसका आप दूसरा मतलब मत निकाल लेना, सीजेशन ऑफ अटैचमेंट। इसका देखिए पढ़ने में और भी मतलब निकल सकते हैं, जैसे आप इसका क्या मतलब निकाल सकते हो, अटैचमेंट को सीज करना, तो इसका नॉर्मल मतलब तो ये निकलेगा आपको अटैचमेंट और कंटिन्यू करना है, ठीक है। सीजेशन ऑफ अटैचमेंट का मतलब है प्रोविजनल अटैचमेंट को सीज कर देना है, ठीक है। तो मतलब 90 days बाद आपको जिस पर्सन की आपने प्रॉपर्टी अटैच की थी उसको क्या करनी है, वापस दे देनी है, ठीक है, 90 days में प्रोसीडिंग्स पूरी करनी है। एवरी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शेल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 days, मतलब 90 days के बाद अपने आप क्या हो जाएगी वो प्रॉपर्टी, प्रोविजनल प्रॉपर्टी सीज नहीं होगी, अटैचमेंट सीज होगा। मैं वही बात बोल रही हूँ, आप इसको गलत मत समझना। जो अटैचमेंट किया था ना, प्रोविजनल अटैचमेंट फर्स्ट सेक्शन में कितने दिनों तक किया था, मैक्सिमम 90 दिनों तक किया था। उस 90 दिनों के बाद जो अटैचमेंट था वो सीज हो जाएगा। दैट मीन जिस पर्सन की प्रॉपर्टी उसको वापस देनी पड़ेगी 90 दिनों के बाद।
Every order of attachment shall cease to have effect after the expiry of 90 days from the date of the order on the date of the order made by the administrating officer finding the person interested is not prevented from the enjoyment of the property attached. तो क्या बोला गया है? कितनी बजे थी आपकी क्लास? अच्छा, आपकी फर्स्ट, इससे पहले भी तो क्लास हुई थी एक। बैठो अभी तो। सीजेशन ऑफ अटैचमेंट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी को आपने 90 दिनों तक सीज करके रखा, अब उस अटैचमेंट को सीज कर देना, मतलब प्रॉपर्टी को रिलीज कर देना है। और क्यों करना है आपको ये ध्यान रखना है। नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच, दैट मीन जिस पर्सन का उस प्रॉपर्टी पे राइट है, हमको उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी को एंजॉयमेंट करने से हम नहीं रोक सकते। मतलब अब वो इस प्रॉपर्टी का यूज प्रॉपर वे में कर सकता है। कितने दिनों के बाद? लेकिन 90 दिनों के बाद। फैक्ट ऑफ अटैचमेंट का मतलब है जब भी कोई पर्सन प्रॉपर्टी को अटैच करेगा जो कि डायरेक्टर है, वो क्या बताएगा? उसके फैक्ट बताएगा। उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने के। नोट्स नहीं है आपके पास? आपके घर पे बात कर ले आज की, आप क्यों नहीं आते हो क्लासेस में? घर में कौन, मतलब यहाँ पे आप किसके साथ रहते हो? मम्मी के साथ? ठीक है, उनसे ही बात करेंगे। फैक्ट ऑफ अटैचमेंट का मतलब क्या? द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर हु प्रोविजनली अटैच एनी प्रॉपर्टी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम सच अटैचमेंट फाइल अ कंप्लेंट स्टेटिंग दैट द फैक्ट ऑफ सच अटैचमेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी अटैच की थी किसने की थी? डायरेक्टर ने की थी। कितने दिनों के लिए की थी? 90 दिनों के लिए की थी। ऊपर ये भी पढ़ लिया कि वो उसकी कॉपी किसको भेजेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। और साथ में क्या बताएगा? फैक्ट भी बताएगा कि मैंने किस बेसिस पे इस प्रॉपर्टी को अटैच किया है। देखो सीजेशन वाला समझो क्या बोला है। बताओ प्रॉपर्टी कौन सी है? नहीं, प्रॉपर्टी है कौन सी जिसको हम अटैच कर रहे हैं? ये है ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी है। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को तो अटैच करेंगे कि चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं। बेनामी प्रॉपर्टी अलग था, वहां पे बेनामी ट्रांजेक्शन अलग थे। तो जो भी ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन के अंदर फॉल कर रहे थे उसको अटैच किया था। यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हम उस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं जो आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से एक्वायर की है। तो वो सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर फॉल कर गई। तो क्या बोला, समझ लीजिए आपका एक घर है, ठीक है, एक पर्सन है विजय माल्या ही समझ लो, जो बड़ा खुश है भाग के, ठीक है, इंडिया का पैसा लेके। इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब यहाँ पे जो डायरेक्टर था एक पर्सन, उसको पता लग गया है पैसे कहाँ से लाया, ये ब्लैक मनी का पैसा है जिससे इसने प्रॉपर्टी खरीदी है। डायरेक्टर ने इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया? प्रोविजनली, अभी तो अटैच कर रहे हैं, ठीक है, प्रोविजनली अटैच कर लिया। प्रोविजनली अटैच का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं ये विजय माल्या में रह रहा होगा उसको घर से बाहर निकाल देंगे। प्रोविजनली अटैच करने का मतलब ये होता है अब आप इस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में ही रहेगी, आपकी फैमिली घर के अंदर रह सकती है, लेकिन आप किसी को ये सेल भी नहीं कर सकते, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, ना ही इसका डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। डायरेक्टर ने इसको प्रोविजनली अटैच कर दिया, लेकिन ये मैक्सिमम कितने दिनों तक रख सकता है? ऐसे थोड़ा ना 1 साल 2 साल और 5 साल तक ही केस चल रहा तो इस बेचारी की प्रॉपर्टी ने 5 सालों तक प्रोविजनली अटैच कर ली। ऐसा इसलिए भी लिखा गया है, जैसे अभी वापस मैं बताती हूँ, जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में थे, आपको पता होगा जब इलेक्शन के टाइम पे था, तो उनके ऊपर कौन सा केस लगाया था? यही वाला लगाया था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी एक ऐसा पर्सन जिससे वो वैसे तो कॉम्पीट कर नहीं पा रही है, तो वो क्या करती है, उसको पीएमएलए के अंदर फंसा देती है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर फंसा देती है, फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर किसी पर्सन ने जानबूझ के किसी को फंसाने की कोशिश की है तभी वो कितने दिनों तक फंसा सकता है? सिर्फ 90 डेज तक। इसलिए यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है। ठीक है, आप ऐसा नहीं ऐसे बोल दो जैसे कोर्ट में होता है ना, केस चल रहा है, केस चल रहा है, केस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब आपको 90 डेज में एफर्ट लगाने की केस को आप सोल्व कर सको। तो प्रोविजनल अटैचमेंट का टाइम डायरेक्टर के पास कितना है? 90 दिन का है।
और जब डायरेक्टर 90 डेज के लिए प्रोविजनली अटैच करेगा तब भी क्या करेगा, इसने जो अटैचमेंट किया उसकी कॉपी किसको भेज रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। मतलब ये ए को क्या बता रहा है कि मैंने इस पर्सन की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर लिया है, और साथ में क्या बता रहा है, वो फैक्ट भी बताएगा। कौन से फैक्ट, कि कौन कौन से फैक्ट के बेसिस पे मैंने इस प्रॉपर्टी को अटैच किया है। या तो उसके पास ये एविडेंस होगा कि ये प्रोसेस ऑफ क्राइम से करी है, कुछ ना कुछ तो एविडेंस रहा होगा ना मनी लॉन्ड्रिंग का, तभी उसने क्या किया होगा, इस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया होगा। इसके बाद क्या बोला गया वो देखिए, सीजेशन ऑफ अटैचमेंट। इस 90 डेज के बाद क्या हो जाएगा, सीजेशन ऑफ अटैचमेंट। सीजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की थी वो वाला ऑर्डर अपने आप में क्या हो गया, सीज हो गया। मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस 90 डेज के बाद जो अटैचमेंट का ऑर्डर था वो अपने आप में सीज हो जाएगा, मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी वापस किसके पास चल जाएगी, जिस पर्सन, हाँ जिस पर्सन की प्रॉपर्टी थी उसके पास वापस, हाँ अब वो बेच सकता है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि अगर आपको 90 डेज में कोई इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है, जैसे अपन ने बेनामी प्रॉपर्टी में भी देखा था कि वो प्रोविजनल अटैचमेंट को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो इस पर्सन की प्रॉपर्टी वापस दो, वो क्या कर सकता है, किसी तीसरे या चौथे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, सेल भी कर सकता है, उसका जो मन हो डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। हाँ, अटैच फिर एविडेंस मिल गया तो फिर तो और ज्यादा फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है, फिर बाद में फाइनल अटैचमेंट होगा। तो क्लियर हो गया सीजेशन ऑफ अटैचमेंट का मतलब। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अब देखिए वापस उसके बारे में लिखा हुआ है, ए का रोल कब आया था, अभी ऊपर, जब डायरेक्टर ने क्या वो उसको कॉपी ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड की थी, क्या बताया था डायरेक्टर ने कि मैंने इस पर्सन की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया है। सेकंड पॉइंट में पढ़ा था ना, कॉपी ऑफ ऑर्डर टू ए, तो उसकी बात हो रही है। अब ए क्या करेगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम द डायरेक्टर, तो ऊपर सेकंड पॉइंट में हमने यही पढ़ा था कि जब डायरेक्टर प्रोविजनली अटैच करता है तो ऑर्डर की कॉपी किसको भेजता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर हु प्रोविजनली अटैच, तो प्रोविजनल अटैच की पावर किसके पास है, डायरेक्टर के पास है। सिर्फ वो इंटीमेशन करता है किसको, ए को, कि मैंने प्रोविजनली अटैच कर लिया है। एनी प्रॉपर्टी और एनी एप्लीकेशन मेड बाय सच ऑफिसर फॉर रिटेशन ऑफ सीज रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे ऑन रीजन टू बिलीव that any person has committed an offense of money laundering serve a notice of not less than 30 days on such person calling upon him to indicate the source of his income, earning or assets out of which or by means of which he has acquired the property attached or seized, the evidence on which he relies and other relevant information in particular, and show cause why all or any of such property should not be declared to be the property involved in the money laundering and confiscated by the central government। ठीक है, अब ए क्या बोल रहा है, ए ने वापस किसको नोटिस दिया है, जिस पर्सन की प्रॉपर्टी थी और जिस पर्सन की प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच हुई है। क्या बोल रहा है उसको कि आप 30 दिन में मुझे रिप्लाई दो। क्या क्या, दो बातें पूछी है, एक तो आपने ये प्रॉपर्टी कौन सी इनकम से खरीदी है, और अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो आपकी सारी प्रॉपर्टी को हम बेनाम मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी से कमाई गई प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों ना कर दे। ठीक है, और जैसे ये दोनों बातों का सफिशिएंट आंसर नहीं दे पाएगा तो जैसे बेनामी प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी अल्टीमेटली किसके पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यहाँ पे भी किसके पास चल जाएगी, सीजी के पास। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, बेनामी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन भी आया हुआ है, कॉन्फिस्केटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट where a notice specified any property is being held by a person on behalf of any person, a copy of such notice shall also be served upon such other person. Similar notice is required to be served on all person where such property is held jointly by more than one person। तो यहाँ बोला गया है अगर वो जो प्रॉपर्टी है उसके एक से ज्यादा ओनर है तो सभी ओनर को क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। कौन सा नोटिस, जिसमें दो बातें मेंशन होगी, पहली तो ये कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका सोर्स बताओ कहाँ से खरीदी है, दूसरा आपकी सारी प्रॉपर्टी को हम
पीएमएल के अंदर की प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों ना करे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको याद हो गया पूरा। हाँ, मतलब देना सबको जरूरी है, लेकिन कोई ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास नोटिस नहीं आया था। अगर सब आइडेंटिफाई है तो सबको दे दो, नहीं है तो किसी एक को गया तो भी क्या माना जाएगा, सबको सर्व हो चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको एक पेज निकालो जो इसके पीछे अटैच करोगे, उस पर लिखो हेडिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अंडर, इसका नाम क्या है पूरे एक्ट का, एक्ट का पूरा नाम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पूरा लिखना है आपको एग्जाम में, PMLA मत लिखना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फर्स्ट पॉइंट में क्या आता है, सबसे पहले प्रोविजनल अटैचमेंट। मैं पूरा नहीं लिखवा रही हूँ, मैं सिर्फ सिनॉप्सिस बनवा रही हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे याद रखना है। प्रोविजनल अटैचमेंट कौन करेगा, डायरेक्टर। और मैक्सिमम डेज 90 डेज। सेकंड में क्या बोला गया है, कॉपी ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर बाय डायरेक्टर टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसके बाद क्या था, सीजेशन ऑफ अटैचमेंट। सीजेशन ऑफ अटैचमेंट में लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट विल बी सीज्ड। कब हो जाएगा सीज, कितने दिनों बाद, विल बी सीज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 days। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 days, दैट मीन्स, हाँ एक मिनट पहले इसको पूरा लिखो, एक्सपायरी ऑफ, दैट मीन्स आफ्टर 90 days ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट रिस्ट्रेन फ्रॉम, सॉरी रिस्ट्रेन मत लिखिए, इसमें मॉड्यूल में नोट्स में लिखा हुआ था प्रिवेंटेड, हाँ उसको प्रिवेंटेड लिखना है। कैन नॉट दैट प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच। ऑनर वाला तो बाद में आएगा, इसके बीच में एक आता है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर रही है, नोटिस इशू कर रही है, किसको, वापस
जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की थी। उसके अंदर क्या मांग रही, दो नोटिस के अंदर दो जवाब। देखिए बीच में आ गया है, हाँ वो आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब ही क्या होता है कि कैन नॉट ट्रांसफर, सेल और डिस्पोज ऑफ, ठीक है, लिख लो, अगर आप वहां पे लिखना चाहते हो लिख सकते हो एग्जाम। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे डायरेक्टर था, इसने ए को जो नोटिस भेजा था ऑर्डर का, इसने क्या की थी, 90 डेज तक प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी। अब इसी 90 डेज के पीरियड के बीच में ए भी क्या कर रहा है, नोटिस इशू कर रहा है, किसको, उसी पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पर्सन को जवाब कितने दिन में देना है, 30 डेज में, क्योंकि 30 डेज में जब जवाब देगा उसके बाद भी 60 डेज ही तो बच रहे हैं अभी प्रोसीडिंग्स के पूरे पूरे होने के लिए, क्योंकि 90 डे में तो पूरी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट ही कर देनी है। तो इस ए को जब इसने इंटीमेशन, डायरेक्टर ने ए को इंटीमेशन दिया था, इंटीमेशन मिलते ही ये नोटिस सर्व कर देता है किसको, जिस पर्सन की प्रॉपर्टी थी। और ये सारा काम कितना होना चाहिए, ये 30 दिन का टाइम भी क्या है, इस 90 डेज के अंदर इंक्लूड है, अलग से नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा टाइम में कितने दिन का मिला है, 90 डेज का। अब फोर्थ में लिखिए, सर्विस ऑफ नोटिस फ्रॉम एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच। अरे 90 डेज बाद उसको जो 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 करना है अपनी प्रॉपर्टी का कर सकता है। सर्विस ऑफ नोटिस बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड। A will serve notice to ask the source of the income from which property has been purchased and show cause why all the property should not be attached and confiscate property should not be attached and confiscate। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐड करना है लास्ट में, शुड नॉट बी अटैच एंड कॉन्फिस्केट टू, नहीं अटैच एंड कॉन्फिस्केट, उसमें क्या लिखा हुआ नोट्स में देखना लाइन, अच्छा शुड नॉट बी अटैच एंड कॉन्फिस्केटेड, आप भी ये लिख लो बाय सीजी, ठीक है, लास्ट में बस वाला लिख लो कि सभी को दिया जाएगा नोटिस। अच्छा ये नहीं लिखा क्या, तो इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पे ऐड करो। सर्विस ऑफ नोटेड बाय एडजुडिकेटिंग टू द ओनर of the property attached. A will serve notice to ask the source of the income from which property has been purchased and show cause why all the property should not be attached and confiscated by the CG. A will serve, यहाँ पे लिख दो A will serve 30 days notice, ठीक है, A will serve 30 days notice to ask the source of the income, यहाँ 30 days लिख लो और 5 से लिख दो service will be served, service of notice of the service, notice of the service will be served
टू ऑल द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। Notice of the service will be served to the all owners of property। जैसे दो चीजें और ऐड करना कर सकते हो अपनी तरफ से। एक तो प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब लिख सकते हो। प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? वो पर्सन ना ट्रांसफर कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ठीक है। और इसमें लिख सकते हो कि सबको सर्व होगा। अगर किसी एक को भी सर्व होता है, बाकी को सर्व नहीं होता है, तब भी क्या माना जाएगा कि सबको सर्व हो चुका है। याद हो गया? नेक्स्ट पढ़े? हो गया सभी का नोट? चलो, लास्ट में हमने क्या लिखा था? वही लिखा था, कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी के राइट किसके पास चल जाएंगे? सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाएंगे। An order of confiscation made in respect of any property of a person vest in the central government all the rights and title in such property free from all encumbrances। सेम लाइन वहां आई थी, याद है? ये सेम प्रोविजन वही है जो बेनामी प्रॉपर्टी में पड़ा था। वहां पे भी ये आया था कि जैसे ही बेनामी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस पे से सारे फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेज होंगी। क्या था इसका मतलब? कौन बताएगा? इस लाइन का मतलब क्या था? क्या हो? मैं कितनी बार बता चुकी हूँ इस लाइन का मतलब। आपको चार्ज क्रिएट का मतलब पता है? चार्ज क्रिएशन क्या होता है? कंपनी लॉ में भी आता है चार्ज क्रिएट होना। क्या होता है उसका मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज क्रिएशन ऑन द एसेट्स? वेरी गुड। ठीक है। मैंने मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी उसको बैंक में दिखा के लोन ले रखा था। इसका मतलब उस पर चार्ज क्रिएट हो चुका है। चार्ज क्रिएशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बैंक को लोन नहीं दूंगी तो बैंक मेरी वो प्रॉपर्टी सेल करके क्या करेगा? अपने लोन की रिकवरी करेगा। तो अगर ऐसा ऐसा मैंने कुछ ट्रांजेक्शन कर रखा है तो बैंक, वैसे अल्टीमेटली राइट किसका था? बैंक का था मेरी प्रॉपर्टी पे, लेकिन बैंक का नहीं रहेगा। किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट हो जाएगा। दैट मीन जैसे ये प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, उस एसेट्स पे जितने भी चार्ज क्रिएट थे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। किसी पर्सन का उस पर राइट नहीं रहेगा। दैट मीन जिस भी पर्सन ने लोन लिया था वो अपने पॉकेट में से पैसा दे, अब उसको कोई उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जो वाइट मनी में खरीदी गई है उससे पेमेंट करेगा, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी तो किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास ही जाएगी, क्योंकि ब्लैक मनी पे सारा राइट किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। फ्री फ्रॉम ऑल इनकम का मतलब यहाँ पे लिख लो ऊपर, फ्री ऑफ चार्ज। The adjudicating authority, after giving an opportunity of the opinion that any encumbrances on the property or leasehold interest has been created। क्या बोला गया? किसी ने जानबूझ के ऐसा कर दिया हो, उसको पता है कि फ्यूचर में मेरी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? सीज होने वाली है, तो उसने जानबूझ के उस प्रॉपर्टी को दिखा के किसी पर्सन से या बैंक से क्या ले लिया है? लोन ले लिया है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, प्रॉपर्टी और लो property or leasehold interest has been created with a view to defeat the provision of the act in may by order declare such encumbrances or leasehold interest to be void। ठीक है, क्या हो जाएंगे वो? void। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो void, और एक होता है voidable। ठीक है, एक ही होते हैं दोनों। गुड। void का मतलब तो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो ही नहीं सकता। ठीक है,
वॉइडेबल मतलब पार्टी पे डिपेंड कर रहा है, अगर चाहे तो वो एनफोर्स करवा भी सकती है और नहीं भी करवा सकती है, लेकिन वॉइड में तो कोई पार्टी चाहकर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकती। तो क्या बोला गया है, इंटरेस्ट टू बी वॉइड एंड देयर अपॉन द प्रॉपर्टी शेल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम सच एनक्रम्बेंसेस or leasehold. However, this provision shall not discharge any person from any liability in respect of such encumbrances which may be enforced against such person by a suit for damages. ठीक है, वैसे तो सबसे फ्री हो जाएगी, लेकिन बोला गया उस पर्सन पे कोई केस चल रहा था, सूट का मतलब क्या होता है, केस चल रहा था, उस केस को कंपनसेट करने के लिए उस प्रॉपर्टी को सेल करके अगर उसको पैसा देना था तब तो वो चार्ज क्रिएट रहेगा, लेकिन अगर उसने सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई लोन लिया था वो वाले चार्ज क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे, बाकी फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या देखा है, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। अब देखिए यार जो पॉइंट है ना, इसको कहाँ लिखना है, हमें इसी में लिखना है, इसको ऐड कर लो इसके अंदर, जो अभी हमने ये लिखा था ना अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, 5 पॉइंट लिखे, इसके अंदर छठा और ऐड करो, क्योंकि इस चैप्टर से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता, बाकी वो डेफिनेशंस में चल जाता है। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, आफ्टर कॉन्फिस्केशन property will be vested to central government. That means all the right regarding the property regarding the property will be reserved with central government. The property will be free from all, अगर आपको एनकम्ब्रेंसेस वर्ड याद ना है तो आप चार्जेस भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, विल बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रेंसेस या चार्जेस। एनी चार्ज क्रिएटेड टू डिफीट, डिफीट का मतलब जानबूझ के किसी ने किया है इस एक्ट के अगेंस्ट में जाके, एनी चार्ज क्रिएटेड टू डिफीट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall be void except एक्सेप्शन लिखना याद रहे तो अच्छी बात है, वरना आप छोड़ भी सकते हो। एक्सेप्शन क्या था, सूट वाला, अगर उस पर्सन के ऊपर कोई केस चल रहा है उसका डैमेज पे करने के लिए कोई चार्ज क्रिएट किया था वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। एक्सेप्ट एनी सूट अगेंस्ट द ओनर वेयर ही रिक्वायर्ड टू पे डैमेजेस, तो अगर इस वाले केस में है तो उसके चार्ज को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज सारे चार्ज क्या होंगे उसके, वॉइड होंगे। वॉइड लिख लिया क्या हमने, हाँ, शैल बी वॉइड। एक्सेप्ट एनी सूट आएगा, ठीक है।
एक्सेप्ट एनी सूट, SUIT। डन। एक छोटा सा कंसेप्ट वो पढ़ लेते इसके बाद वाला। ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज। पहली बात तो ये इसमें दे ही क्यों रखा है, क्योंकि अभी तक तो इनका नाम आया ही नहीं था, लेकिन ऊपर आया था। आपको याद है डेफिनेशन पढ़ी थी हमने इंटरमीडियरी वाली। इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में क्या दे रखा था, स्टॉक ब्रोकर, इसके अंदर काउंट होंगे। ठीक है, जब हमने इसकी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस देखी थी, वहां पे 3 स्टेज थे। कौन कौन सा था, प्लेसमेंट, लेयरिंग और थर्ड इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, किसी पर्सन ने जो पैसा बाहर की कंट्री में डिपॉजिट करवा दिया था वापस लेजिटिमेट इकोनॉमी में लेके आ रहा है। तो लेजिटिमेट इकोनॉमी में लाने के दो तरीके, या तो इंडिया के फिनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा या इंडिया में ही अपने किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनीज भी क्या हो गई, इन्वॉल्व हो गई। और अगर उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरमीडिएट भी क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, वही सारी कंपनीज जो बैंक का जैसा काम करती है। जैसे NBFC होता है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो बैंक तो नहीं होती लेकिन वो कहाँ काउंट होती है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर काउंट होती है। तो PMLA एक्ट के अंदर इन कंपनीज को भी बाउंड किया गया है, इसलिए क्योंकि जो प्राइमा फेसी इंक्लूड है इसके अंदर, वो कौन है, ये इंक्लूड। तो इनको बोला गया है कि कल को समझ लीजिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे, एविडेंस कहाँ से मिलेंगे, इन्हीं के पास से मिलेंगे। तो इनको बोला गया है आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या करके रखना है, आपको प्रिजर्व करके रखना होगा। फ्यूचर में कभी भी केस बनेगा तो वैसे तो किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट किसके पास अवेलेबल होंगे, यहीं पे होंगे, क्योंकि उस पर्सन ने समझिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया होगा, शेयर खरीदे होंगे मार्केट में। तो अगर केस में प्रूफ करना पड़ेगा कि इस पर्सन ने इतना पैसा ब्लैक मनी का कमाया था, तो जो भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन करता है उसको जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट को क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए होते। तो एविडेंस कहाँ से मिलेंगे, इनके पास से। ब्रोकर दिखाएगा कि हाँ इस पर्सन ने इतने शेयर्स खरीदे थे, या बैंकिंग कंपनी दिखाएगी कि इसके अकाउंट्स में उस टाइम पे इतने पैसे तो इसने इतने रुपए के क्या किए, ट्रांजेक्शन किए। तो इनके ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है। चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट डील्स विद, सॉरी 4, Chapter 4 of the Act deals with obligation of banking companies, financial institution and intermediaries. Section 12 requires every banking company, financial institution and intermediary to maintain a record. तो इनका काम क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, all transaction, the nature and value of which may be prescribed whether such transaction comprise of single transaction or series. भले सिंगल हो तो भी रखना है और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो तो भी रखना है। legally connected to each other and when such series of transactions take place within a month, these information are required to be furnished to the director. तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही कौन करता है, डायरेक्टर। प्रोविजनल अटैचमेंट भी किसने किया था, डायरेक्टर ने। तो किसको फर्निश करनी पड़ेगी, डायरेक्टर को। विद इन सच टाइम एज में बी प्रेस्क्राइब, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द आइडेंटिटी। दूसरा काम कैसे करेंगे, देखो उस पर्सन की आइडेंटिटी को दिखाना है। तो जब जब भी इस पर्सन ने ट्रांजेक्शन किए होंगे, या तो बैंक में किया होगा या फाइनेंशियल मार्केट में किया होगा, वहाँ पे आधार कार्ड भी देना पड़ता है, पैन कार्ड भी देना पड़ता है। तो वेरीफाई कहाँ से होगा, इसने जो आधार कार्ड जमा कराया था और जो पैन नंबर दिए थे वहां से वेरीफाई हो सकता है। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ ऑल इट्स क्लाइंट इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। इंपॉर्टेंट क्या है, कितने टाइम तक रखना है, 10 ईयर्स तक। ये तो आप लिख ही दोगे, नॉर्मल सी बात है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना है, और किसको फर्निश करने, डायरेक्टर को फर्निश कर रहे। टाइम लिमिट क्या है, मैक्सिमम 10 ईयर तक तो प्रिजर्व करके रखना ही है, फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द बैंकिंग कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरी, तो यहाँ पे बोला गया है जब भी उस क्लाइंट के और उस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में ट्रांजेक्शन खत्म हो चुके थे। तो जनरली क्या होता है, ट्रांजेक्शन उस कंपनी के और मेरे बीच में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, तो बैंकिंग कंपनीज क्या करती है, उसके रिकॉर्ड को हटा देती है 2 साल 3 साल बाद। लेकिन PMLA में क्या बोला गया, कितने टाइम तक रखना है, 10 सालों तक। अब कंपनीज एक्ट में भी शायद ऐसा क्लोज पढ़ते हो, पढ़ा है आपने कि बुक्स ऑफ अकाउंट कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखने चाहिए। अच्छा ठीक है।
सेक्शन 30 स्टेज डायरेक्टर में आइदर ऑन इज ओन मोशन और चलो अभी फाइल बंद हो गई गलती से, ठीक है, तो ये वाला अपन अब कल पढ़ लेंगे, ठीक है।